Hello students and welcome back to our channel once again. In today's video we are going to talk about the most important 3 marks question which can be asked in your 2019 board examination of biology. Okay, so biology के अंदर अगर आपका स्कोर अभी 40 से अबव नहीं जा रहा है तो इन क्वेश्चंस को ट्राई करने के बाद आपका जो स्कोर है वो 65 प्लस भी जा सकता है अगर आप पूरी तरीके से फॉलो करेंगे हमारी सभी टिप्स को और इस पूरी वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे. सो प्लीज डोंट स्किप द वीडियो. चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लो. सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और आप बेल आइकन को भी दबा सकते हो ताकि नेक्स्ट टाइम जो भी हम बायोलॉजी फिजिक्स या केमिस्ट्री से रिलेटेड आपके बोर्ड एग्जामिनेशन या फिर नीट के लिए जो भी वीडियो लेकर आएंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी. तो चलिए शुरू करते हैं. यहाँ पर हम लाइक का टारगेट रखते हैं 200 लाइक्स. प्लीज लाइक कर देना. लाइक जितना आप करते हो उतना ही हमें मोटिवेशन मिलता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा. शुरू करते हैं. पहला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1. ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ अ ह्यूमन स्पर्म. नाउ 2018 के अंदर भी ये क्वेश्चन एक्सपेक्ट किया गया था और ये क्वेश्चन आया भी था कि ह्यूमन स्पर्म का पूरा स्ट्रक्चर वहां पे बनाना था, ड्रॉ करना था और उसकी लेबलिंग करनी थी. ओके, तो ध्यान दीजिएगा कि जो रिप्रोडक्शन यूनिट के अंदर जो डायग्राम्स हैं, चाहे वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो या फिर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हो या फिर ह्यूमन स्पर्म का हो या फिर साइकिल्स बनानी हो, तो प्लीज उसको आप ध्यान में रखिएगा. और एक और टिप देना चाहूंगी कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो बेसिकली आपके पास फ्लो चार्ट बना हुआ है, जो डायग्राम बना हुआ है, उसको आप याद करके जाइएगा. अगर क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स या 5 मार्क्स के क्वेश्चन में मेंस्ट्रुएशन साइकिल का क्वेश्चन आए तो प्लीज उसमें आप एक्सप्लेनेशन के साथ साथ उस पूरे डायग्राम को भी बनाइएगा. आपके मार्क्स वहां पर फुल आने के चांसेस बन जाते हैं. उसके बाद है एक्सपैंड द MOET, यानी कि इस शॉर्ट फॉर्म को आपको एक्सपैंड करना है. इट मीन्स मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर. और इसके बाद बताना है कि इस पर्टिकुलर टेक्निक की मदद से एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ दिस टेक्नोलॉजी इन कैटल इंप्रूवमेंट, कि कैसे कैटल इंप्रूवमेंट की गई इस पर्टिकुलर टेक्निक की मदद से. सो जनरली क्या किया जाता था, जो काउ है उसके अंदर FSH हार्मोन जो है उनको इंड्यूस कराया जाता था ताकि जो फॉलिकुलर मैच्योरेशन हो सके और सुपर ओव्यूलेशन की कंडीशन वहां पर बन सके. सो जो काउ है जब उसके अंदर FSH हार्मोन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई है तो वो वहां पर एक एग देने की बजाय कितने एग देगी, 6 to 8 एग्स वहां पर वो प्रोड्यूस करेगी. ओके, नाउ जब वो 6 से 8 एग उसके प्रोड्यूस हो जाएंगे उसके बाद उसकी मेटिंग कराई जाएगी विद एन एलाइड बुल या फिर एक आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का यहाँ पर पाथवे अपनाया जाएगा. उसके बाद जैसे ही वो 6 to 8 एग्स जो थे वो वहां पर फर्टिलाइज हो जाएंगे और कितनी स्टेज कर लेंगे, 8 से 32 सेल्ड स्टेज जब वो अचीव कर लेंगे तब उनको नॉन सर्जिकली रिमूव किया जाएगा और ट्रांसफर किया जाएगा किसके अंदर, सरोगेट मदर के अंदर. ओके, तो इसके अकॉर्डिंग जो ये हमारी मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर की जो टेक्निक है इसके रिलेटेड इन्होंने यहाँ पर कैटल इंप्रूवमेंट किया. तो ये आपका आंसर हो गया. नेक्स्ट है आपका वन ऑफ द कोडोन्स ऑफ mRNA इज AUG, कि कोडोन जो है mRNA का वो पहला तो AUG है. ओके, आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाना है tRNA का, जो आपकी बुक के अंदर एक तरीके इस तरीके से जो स्ट्रक्चर बना हुआ है tRNA का, ऐसे आपको जो स्ट्रक्चर बना हुआ है प्लीज आपको वो स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाना है. उसके बाद आपको क्या करना है कि सेकेंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं. यहाँ पर आपका ये 3 मार्क्स क्वेश्चन वालों की बात कर रही हूँ जिसके अंदर आपके अगर आप इन क्वेश्चन को करते हो तो कहीं ना कहीं आपकी नॉलेज इंक्रीज होगी और आपके जो 1 मार्क वाले क्वेश्चन होते हैं वो भी यहीं पर इंक्लूड हो जाएंगे. बट इससे पहले ऑलरेडी मैंने यहाँ पर बायोलॉजी के 1 मार्क जितने भी क्वेश्चन बनते थे अराउंड 50 क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी अपलोड कर दिए. यहाँ ऊपर आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप चेक कर सकते हैं. और अगर आप फिजिक्स में भी अब तक कन्फ्यूज हैं तो फिजिक्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट 5 मार्क्स के क्वेश्चन मैंने अपलोड कर दिए हैं. अगर आप उन 5 मार्क्स के क्वेश्चन को करते हो तो आपका जो है एग्जामिनेशन के अंदर काफी बड़ा पोर्शन जो है वो सॉल्व हो जाता है, काफी बड़ी टेंशन सॉल्व हो जाती है क्योंकि काफी स्कोरिंग पार्ट बनता है वो. नेक्स्ट चलते हैं. नेम द RNA पॉलीमरेज. आपको ऐसे RNA पॉलीमरेज का नाम बताना है जो कि ट्रांसक्रिप्ट करता है किसके साथ, tRNA के साथ इन द यूकैरियोट्स. नाउ क्या होता है कि यहाँ पर 3 तरीके के RNA पॉलीमरेज होते हैं. ओके, पहला है RNA पॉलीमरेज 1, दूसरा है RNA पॉलीमरेज 2 और तीसरा है आपका RNA पॉलीमरेज 3. तो इसके अंदर क्या होता है कि जनरली जो RNA पॉलीमरेज 1 है वो आपका जाकर अलग RNA से जाके बाइंड अप करता है, जो सेकेंड वाला है वो अलग से करता है और थर्ड वाला अलग से करता है. ओके, तो जो टाइप सेकेंड है वो mRNA के साथ ट्रांसक्राइब करेगा. ओके, जो आपका जनरली आपका RNA का पॉलीमरेज 3 है वो किसके साथ करेगा, आपके
टीआरएनए के साथ। तो यही आपसे पूछा है कि आपको उस आरएनए पॉलीमरेज का नाम बताना है जो कि टीआरएनए के साथ जाके ट्रांसक्राइब करेगा। तो आपको पता चल गया है कि आरएनए पॉलीमरेज 3 इज द वन विच ट्रांसक्राइब विद द टीआरएनए इन यूकैरियोट्स। नाउ नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द यूनिक अबाउट द अमीनो एसिड दिस टीआरएनए बाइंड्स विद। कि देखिए अमीनो एसिड जिनके साथ ये टीआरएनए बाइंड करता है उसके अंदर यूनिकनेस क्या होती है। जनरली टीआरएनए क्या करता है, वो क्या है, ट्रांसफर करता है आगे तक, वो जो है ट्रांसफर करता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो इन अमीनो एसिड का यूनिक होना इंपॉर्टेंट है कि हर एक स्पेसिफिक इनकी स्पेसिफिसिटी बनी रहती है टीआरएनए की, कि हर एक टीआरएनए हर एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड से ही जाकर बाइंड अप करेगा। तो यही इसकी एक यूनिकनेस है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, वन ऑफ द कोडोन ऑफ एमआरएनए इज एयूजी, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए अडेप्टर मॉलिक्यूल फॉर दिस कोडोन, एक्सप्लेन द यूनिकनेस ऑफ दिस टीआरएनए। देखिए एक क्वेश्चन आपने थर्ड वाला देखा, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, बट वो भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। और एक आपने यहाँ 4th क्वेश्चन देखा जिसके अंदर सेम क्वेश्चन है, बट वही सेम क्वेश्चन जो है एक ही लाइन के अंदर बताया हुआ है, जिससे क्या है कि आप जो हो थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हो। और आपको क्या करना है, फिर भी पूरे आंसर को लास्ट तक लिखना है और हर एक चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करना है। ये नहीं है एक एक लाइन के अंदर तीनों का आंसर दे दिया, इससे आपके मार्क्स कटने के चांसेस रहेंगे, मार्क्स जो है वो पूरे नहीं मिलेंगे। और इतना भी नहीं करना है कि आपको पूरी पूरी कहानी लिखनी है, 2 से 3 लाइन के अंदर एक पार्ट का आंसर होना चाहिए, तो आपको पूरे 3 मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये होती है कुछ पेपर राइटिंग स्ट्रैटेजी जो आपको अपनानी चाहिए। नेक्स्ट है 5th क्वेश्चन, गिवन बिलो इज अ पार्ट ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड। ये एक टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ओके, ये स्ट्रक्चरल जीन का टेम्पलेट स्ट्रैंड है और इसके साथ हमें कुछ काम करना है। वो क्या है, इसका हमें ट्रांसक्राइब्ड एमआरएनए स्ट्रैंड बनाना है इसकी पोलैरिटी के साथ। तो आप सभी को पता है कि जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है उसके अपोजिट वाला स्ट्रैंड उसको रेप्लिकेट करेगा। ओके, अगर यहाँ पर टी है तो यहाँ पर अपोजिट वाले स्ट्रैंड पर आ जाएगा आपका ए। यहाँ पर ए है, देखिए यहाँ पर टी है, यहाँ पर ए है और यहाँ पर सी है। तो जो ये वाले स्ट्रैंड पर जो अपोजिट स्ट्रैंड होगा वहाँ पर टी के अपोजिट चला जाएगा ए, और ए के अपोजिट चला जाएगा टी, और सी के अपोजिट चला जाएगा जी। ओके, तो ए जो है वो हमेशा अपोजिट में रहता है टी के डबल बॉन्ड के साथ, और हमारा जो सी है वो हमेशा ट्रिपल बॉन्ड के साथ रहता है अपोजिट में किसके, जी के, जिसको हम ग्वानिन कहते हैं। अब आप सोच रहे होगी अगर अब तक कुछ नहीं पढ़ा है तो सोच रहे होगी ए सी जी टी क्या है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। ओके, ये चारों के नाम हैं जो आपको याद रखनी है, जो आपको इस तरीके के ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन वाले प्रोसेस के अंदर हेल्प करेंगे। नाउ एक्सप्लेन द मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ऑफ दिस स्ट्रैंड। आपको उस मैकेनिज्म के बारे में पूरा बताना है जो कि यहाँ पर इन्वॉल्व है इस पर्टिकुलर ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को करने के लिए। तो आपको पता ही है कि जनरली जो यहाँ पर आपके स्ट्रैंड के ऊपर, टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर जितने भी आपके स्ट्रक्चरल जीन हैं यहाँ पर दिए हुए हैं, वो सभी किस तरीके से अपोज हुए, किस तरीके से उनके अंदर बॉन्डिंग है, वो सभी आपको यहाँ पर बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ एंड वाई इज द बैक्टीरियम थर्मस एक्वेटियस एम्प्लॉयड इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। कि किस तरीके से और क्यों बैक्टीरियम थर्मस एक्वेटिकस को यहाँ पर एम्प्लॉय यानी कि इंट्रोड्यूस किया गया था डीएनए की टेक्नोलॉजी के अंदर, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर, उसको आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। अगर जो बच्चे इसके आंसर मांग रहे हैं मैं उनको एक सजेशन देना चाहूँगी कि इन क्वेश्चंस को मैं वैसे भी एक्सप्लेन कर रही हूँ, और आप क्या कर सकते हो, पर्टिकुलरली इन क्वेश्चंस को जाकर टाइप करो गूगल के अंदर और आपको सबका आंसर टू द पॉइंट मिल जाएगा। उसके अंदर आप अपना भी थोड़ा बहुत पॉइंट ऐड कर सकते हो, एनसीईआरटी आपने पढ़ी हुई है तो आप उसको जाकर ऐड कर सकते हो, या फिर अगर आपके पास नोट्स हैं या फिर और आपने अगर मेरे नोट्स तो डाउनलोड नहीं किए हैं, नहीं है आपके पास नोट्स, तो आप नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। सभी नोट्स सभी चैप्टर्स के ऑलरेडी गिवन है 12th क्लास के, वो बेस्ट नोट्स हैं 12th क्लास के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। हर एक चीज़ एक्सप्लेन की गई है और उसी तरीके से एक्सप्लेन की गई है जिस तरीके से आपको आंसर करना है एग्जामिनेशन में, तो प्लीज़ उसको ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। नेम द डिफरेंट गैसेज कंटेन्ड इन द फ्लास्क यूज एज एन एक्सपेरिमेंटल सेटअप बाय एस.एल. मिलर। हमने देखा था एस.एल. मिलर ने जो आपका एवोल्यूशन है उसके अंदर उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया था। ओके, उस एक्सपेरिमेंट के अंदर उन्होंने लैब के अंदर क्या किया था, एक फ्लास्क के अंदर उन्होंने ये देखना चाहा था कि प्री एग्जिस्टिंग से ही लाइफ बनती है, नॉन लिविंग से लाइफ बनती है, कैसे लाइफ बनती है। सो जनरली क्या क्या गैस उन्होंने यूज़ की थी उस पर्टिकुलर फ्लास्क के अंदर अपने एक्सपेरिमेंट को करने के लिए। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन ऑफ गैसेज, जो गैसेज उन्होंने वहाँ पे मिक्सअप की गई थी, जो कंपोजिशन किया गया था गैसेज का इस एक्सपेरिमेंट के अंदर, व्हाट वाज द कंडीशन इन द फ्लास्क, फ्लास्क के अंदर क्या कंडीशन थी। राइट द कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट, क्या कंक्लूजन निकला था इस एक्सपेरिमेंट का, वो आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। अभी भी आपसे बोल रही हूँ कि अगर आपने नोट्स डाउनलोड नहीं किए हैं तो कर लेना, हर एक चीज़ एक्सप्लेन की गई है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन हमारा 8 है,
What are molecular scissors? Give one example. Explain their role in recombinant DNA technology. Now हमारा मॉलिक्यूलर सीजर्स क्या होता है, जनरली जो हम स्प्लाइसिंग करते हैं ना, उसके अंदर भी आप इसको इंक्लूड कर सकते हो कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर ये कैसे इंक्लूड है कि देखिए जब आपका स्ट्रैंड यहाँ पर प्रेजेंट है ऑलरेडी और उसको टर्मिनेट करना है या फिर उसको वहाँ से हटाना है, एक स्ट्रैंड को अलग करना है, तब ये मॉलिक्यूलर सीजर्स जैसी चीज़ वहाँ पर काम करती है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हाउ एंड एट व्हाट स्टेज डज प्लाज्मोडियम एंटर इनटू अ ह्यूमन बॉडी? कब और किस स्टेज पर प्लाज्मोडियम जो है, यानी कि जो मलेरियल इन्फेक्शन करता है हमारा मस्कीटो, वो ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर करता है। हमें पूरा उसका फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग उसके सभी स्टेजेस को, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जितने भी लाइफ साइकिल के अंदर स्टेजेस हैं, हमें उसको यहाँ पर बताना है ऑफ द पैरासाइट इन द इन्फेक्टेड ह्यूमन। ह्यूमन के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है उसकी पूरे लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंग फ्लो चार्ट की मदद से हमें उसको एक्सप्लेन करना है, जो मैंने अपने एक्सप्लेनेशन वीडियो के अंदर आपको ऑलरेडी बताया है। अगर नहीं पता है तो प्लीज़ एक्सप्लेनेशन वीडियो देख कर आओ वहाँ से। वाई डज द विक्टिम शो सिम्टम्स ऑफ हाई फीवर? एक विक्टिम जो है वो जनरली हाई फीवर क्यों शो करता है एट द टाइम ऑफ मलेरिया, ये भी है। उसके बाद चलते हैं, इट हैज़ बीन रिकॉर्डेड। इसका तो आंसर बहुत सिंपल है, क्योंकि देखिए हाइपोथैलेमस ग्लैंड ट्राई करता है कि बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखे, और जब ये पैथोजन एंटर कर गया है बॉडी के अंदर, पैरासाइट एंटर कर गया है ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो वहाँ पर अनकंफर्टेबलनेस होने लगेगी, बॉडी जो है अनकंफर्टेबल हो जाएगी, और बॉडी का जो ग्लैंड है हाइपोथैलेमस ग्लैंड, वो जो है वहाँ पर बॉडी के टेम्परेचर जो कि 37 डिग्री सेल्सियस है उसको मेंटेन करने की कोशिश में बॉडी का टेम्परेचर हाई कर देगा, ताकि जो वो पैथोजन एंटर हुआ है वो वहाँ पर मर जाए। ओके, वहाँ पर उसको वहीं पर ख़त्म कर दिया जाए। बट ऐसा अगर नहीं हो पाता है तो कंडीशन काफ़ी वर्स होती रहती है। इसलिए ये हाई फीवर इसीलिए होता है कि जब हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो है बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देता है, किस लिए? ताकि उस पर्टिकुलर जो बैक्टीरिया, पैथोजन, पैरासाइट जो एंटर किया है उसको वो मार सके। इट हैज़ बीन रिकॉर्डेड दैट द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ एटमोसफेयर हैज़ इंक्रीज्ड बाय 0.6 डिग्री सेल्सियस। ये रिकॉर्ड किया गया है कि जो टेम्परेचर है यहाँ पर अर्थ का वो अराउंड 0.6 डिग्री सेल्सियस जो है इंक्रीज हो गया है। और इसका रीज़न क्या है? व्हाट हैज़ कॉज्ड दिस इंक्रीज, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाले हैं आगे, क्या इसके कॉन्स होने वाले हैं, क्या इसके डिसएडवांटेज हैं, वो हमको आगे बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ हेमोफीलिया इन ह्यूमंस। ह्यूमंस के अंदर कैसे इनहेरिट होता है हेमोफीलिया? क्या पॉसिबिलिटी होती है ह्यूमन फीमेल की टू बिकम अ हेमोफिलिक एक्सट्रीमली रेयर? और एक्सप्लेन करना है कि क्यों ह्यूमन फीमेल जो है वो जनरली हेमोफिलिक बहुत ही कम अमाउंट में हो सकती है। रेयरली ही किसी को ये कंडीशन, ये डिसऑर्डर हो सकता है ह्यूमन फीमेल के अंदर। मेल के अंदर देखा जाता है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट फीमेल। तो ये कंडीशन क्यों होती है, ऐसा रीज़न क्यों होता है? क्योंकि दोनों का ही कैरियर होना इंपॉर्टेंट है। तो ये एक और रीज़न हो सकता है, हेमोफिलिक नहीं होती हैं, काफ़ी कम होती हैं। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, व्हाई इज इट एसेंशियल इन ट्रांसलेशन। कि जब तक टीआरएनए चार्ज नहीं होगा विद द आरएनए पॉलीमरेज, तब तक आपका ट्रांसलेशन यानी कि आरएनए जो है वो प्रोटीन के अंदर कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म मैनेज विद स्ट्रेसफुल कंडीशन एग्जिस्टिंग इन देयर हैबिटेट फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। देखिए, अगर यहाँ पर सिर्फ कुछ टाइम पीरियड के लिए ही यहाँ पर ठंड पड़ रही है, तो ऐसा तो नहीं है कि वो कुछ टाइम पीरियड के लिए हमेशा के लिए छोड़ के चले जाएंगे। तो वो क्या करते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इस कंडीशन को अवॉइड करने के लिए टेम्परेरी वहाँ से माइग्रेट कर जाते हैं। सॉरी, टेम्परेरी वहाँ से माइग्रेट कर जाएंगे, और जैसे ही वो वहाँ पर सीज़न ख़त्म होगा, जो काफ़ी स्ट्रेसफुल कंडीशन थी, तो वो अपने वहाँ पे वापस आ जाएंगे। तो इस तरीके से वो अवॉइड करते हैं इन सभी स्ट्रेसफुल कंडीशन को। हमें एक्सप्लेन करना है एक एग्जाम्पल की मदद से। एनसीईआरटी में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, और मैंने शायद अभी यही वाला चैप्टर कंप्लीट किया है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, तो उसके अंदर आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है, अ नॉन हीमोफिलिक कपल वॉज इन्फॉर्म्ड बाय देयर डॉक्टर दैट देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ अ हीमोफिलिक चाइल्ड be born to them. Explain the basis on which the doctor conveyed this information. Give the genotypes and phenotypes of all the possible children who could be born to them. देखिए, एक नॉन हेमोफिलिक कपल है, उसको इन्फॉर्म किया गया है कि पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उनका जो चाइल्ड है वो हेमोफिलिक हो। ओके, नाउ एक्सप्लेन करना है हमें कि डॉक्टर ने ऐसा उनको क्यों कहा। हमें वहाँ पर जीनोटाइप बताने होंगे, उनके फिनोटाइप बताने होंगे, जितने भी पॉसिबल होंगे चिल्ड्रन वहाँ पर जो आगे बॉर्न हो सकते हैं। नेक्स्ट है 15th क्वेश्चन, नेम द टाइप ऑफ इम्यूनिटी दैट इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ इन ह्यूमंस। हमें उस इम्यूनिटी का बताना है
जनरली नाम, जो कि बर्थ के टाइम पर ही हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है। दो वेज बताने हैं जिसके थ्रू हम यहाँ पर उस पर्टिकुलर इम्यूनिटी को अकम्प्लिश कर सकते हैं। ओके, उसके बाद है क्वेश्चन नेक्स्ट, डिफाइन टोटिपोटेंसी ऑफ अ सेल। क्या टोटिपोटेंसी होती है, टोटिपोटेंसी का मतलब क्या होता है। लिस्ट द रिक्वायरमेंट्स इफ द ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोड्यूस सोमा क्लोन्स ऑफ अ टोमेटो प्लांट ऑन कमर्शियल स्केल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, गिव द साइंटिफिक नेम ऑफ द पैरासाइट दैट कॉजेज द मेलिग्नेंट मलेरिया इन ह्यूमन। आप ये बताइए, उस पर्टिकुलर पैरासाइट का नाम बताइए जो कि आपके बॉडी के अंदर मेलिग्नेंट मलेरिया करता है ह्यूमंस के अंदर, एंड एट व्हाट स्टेज डज दिस पैरासाइट एंटर द ह्यूमन बॉडी। और कौन से स्टेज पर ये जो पैरासाइट है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है। ओके, उसके बाद है आपके पास नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है, ड्रॉ अ लेबल्ड स्कीमेटिक स्केच ऑफ रेप्लिकेशन फोर्क एंड यहाँ पर एक्सप्लेन द रोल ऑफ द एंजाइम इन्वॉल्व इन डीएनए रेप्लिकेशन। जो एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं यहाँ पर कि डीएनए रेप्लिकेशन के लिए, डीएनए को जो अपनी कॉपी बनाता है, डीएनए रेप्लिकेट करता है, उसके अंदर कौन से एंजाइम यहाँ पर होते हैं उनका आपको नाम बताना है। उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर मिल जाता है, एक सेकेंड, एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। नो, ये तो बहुत ही अंडररेटेड सा क्वेश्चन है कि ग्लोबल वार्मिंग का कॉज क्या है। ओके, उसके बाद है ऐसा कुछ वार्निंग जो हमारी मैनकाइंड के लिए एक तरीके की हो सकती है, वो क्या है यहाँ पर। सो जनरली एक और यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी कि जो भी यहाँ पर एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं इन द डीएनए रेप्लिकेशन, वो अलग अलग होते हैं। पहला है डीएनए हेलिकेस, दूसरा है आरएनए प्राइमेस, तीसरा है डीएनए पॉलीमरेस और चौथा है डीएनए लाइगेज। ओके, नाउ सबका अलग अलग फंक्शन है। डीएनए हेलिकेज जो है वो अनवाइंड करता है डीएनए के डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर को, ठीक है, ताकि वो डबल हेलिक्स को सिंगल स्ट्रैंडेड बना सके। आरएनए प्राइमेस क्या करेगा, वो बिल्ड करेगा आरएनए प्राइमर को। डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, जनरली यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि कैरी करता है डॉटर न्यूक्लियोटाइड को, और डीएनए हेलिकेज तो आपको पहले ही बता ही चुकी हूँ। तो इस तरीके से आपके चारों एंजाइम जो हैं वो यहाँ पर वर्क करते हैं, जिससे कि आपको इजी पड़ेगा हर एक चीज़ को समझने के लिए। तो प्लीज़ ध्यान में रखिएगा इन सभी क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नेम एनी टू हार्मलेस गैसेज विच आर रिलीज्ड ड्यूरिंग द पार्टिकुलेट एंड गैसियस पॉल्यूटेंट्स अलॉन्ग विद हार्मलेस गैसेज आर रिलीज्ड फ्रॉम द थर्मल पावर प्लांट। देखिए, थर्मल पावर प्लांट से कुछ हार्मलेस गैसेस रिलीज हुई, उसी के साथ साथ कुछ ऐसी गैसेस भी रिलीज हुई जो कि हार्मफुल थी। तो यहाँ पर हमें दो हार्मलेस गैसेस का नाम बताना है, और यहाँ पर नेम द मोस्ट वाइडली यूज्ड डिवाइस ऑफ रिमूविंग पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम द एयर। एयर से उन पॉल्यूटेंट्स को हटाने के लिए कौन से डिवाइस यूज किए जाते हैं और उनका काम क्या होता है, हमें ये यहाँ पर बताना है। उसके बाद है यहाँ पर आपके सामने, ड्रॉ आ स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ स्ट्रक्चर ऑफ ये तो बहुत इजी है, ये एज इट इज़ आपके एनसीईआरटी के अंदर गिवन है कि ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है, उसको आपको रिप्रेजेंट करना है एक स्ट्रक्चर के थ्रू। ओके, और उसके अंदर आपको बताना है कि कहाँ से ट्रांसक्रिप्शन शुरू होगी और पोलैरिटी क्या होगी दोनों स्ट्रैंड की। अगर ये वाला 3:5 है, 3 प्राइम 5 प्राइम, तो दूसरा वाला इसका अपोजिट होगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ताकि कोडिंग हो सके इनके बीच में। टेम्पलेट स्ट्रैंड कौन सा होता है, जिस स्ट्रैंड की कॉपी बनती है, जो पेरेंटल स्ट्रैंड का काम करता है उसको बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। टर्मिनेटर जीन कौन सा होता है, जहाँ पर आपका ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस जो है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको मेंशन करना है कि मेंशन द फंक्शन ऑफ प्रमोटर जीन इन ट्रांसक्रिप्शन। जनरली क्या होता है कि प्रमोटर जीन जो है आगे ट्रांसक्रिप्शन के जो प्रोसेस है उसको प्रमोट करता है, ताकि आगे जो है जहाँ पर स्ट्रक्चरल जीन जिसमें पर्टिकुलरली होने वाला है ट्रांसक्रिप्शन, वो आगे हो सके। नेक्स्ट है 22nd क्वेश्चन, इन ह्यूमन जीनोम विच वन ऑफ द क्रोमोसोम हैज़ द मोस्ट जीन। देखिए, आपको मैंने पहले ही बताया था कि जनरली जब आप ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ोगे उसके अंदर आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जनरली जब भी आप ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को पढ़ोगे तो उसके अंदर आपके सामने कई सारे क्वेश्चन बनेंगे, और एक एक क्वेश्चन एक एक लाइन से बनता है। तो प्लीज़ मैं आपसे बोलना चाहूँगी कि आपको यहाँ पर जब भी आप ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ो तो आप वहाँ पर एक एक चीज़ ध्यान से पढ़ना और क्वेश्चंस को याद रखना। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पर, वेट अ सेकेंड। देखिए, यहाँ पर आपके सामने एक और क्वेश्चन आएगा। अगर आपके सामने आ गया कि कौन सी क्रोमोसोम के पास सबसे ज़्यादा जीन होते हैं, तो उसके पास आपके एक और क्वेश्चन है, विच वन हैज़ द फ्यूएस्ट। सो सबसे कम जो जीन होते हैं वो होते हैं 21st क्रोमोसोम, जो कि वाई क्रोमोसोम होता है। और उसके बाद जो हमारा सबसे ज़्यादा किसके पास होते हैं,
क्रोमोसोम 1 के पास, ओके, जिसके पास अराउंड 3168 के आसपास जीन होते हैं। और जो क्रोमोसोम वाई है, जब का 21st क्रोमोसोम जिसको वाई क्रोमोसोम बोलते हैं, उसके पास कितने जीन होते हैं? 344, जो कि सबसे कम जीन होते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा, साइंटिस्ट हैव आइडेंटिफाइड अबाउट 1.4 मिलियन सिंगल न्यूक्लियोटाइड polymorphs in human genome and how is the information of their existence going to help the scientist? कि साइंटिस्ट ने 1.4 मिलियन सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फ्स को यहाँ पर ह्यूमन जीनोम के अंदर आइडेंटिफाई कर लिया है। अब लॉन्ग टर्म के अंदर ये जो इन्फॉर्मेशन है वो कैसे हेल्प करेगी साइंटिस्ट की? तो जनरली क्या होता है कि जो यहाँ पर आपके न्यूक्लियोटाइड हैं वो सबके अंदर सेम होंगे, बट जो पर्टिकुलरली एक न्यूक्लियोटाइड होता है वो डिफरेंट होता है हर एक इंडिविजुअल के अंदर। तो उस पूरे सीक्वेंस को बार बार ना पढ़ने से अच्छा उसको स्टोर किया गया है उसकी इन्फॉर्मेशन को, और जो चेंज यहाँ पर जिस भी पर्टिकुलर जीनोम के अंदर होगा उसके अंदर या जिस भी न्यूक्लियोटाइड के अंदर चेंज होगा उसको पर्टिकुलरली यहाँ पर रीड कर लिया जाएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 23, ड्रॉ लेबल्ड एंड एनलार्ज्ड व्यू ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम ऑफ एन एंजियोस्पर्म। जो एंजियोस्पर्म साइकिल के अंदर आपका माइक्रोस्पोरेंजियम बना हुआ है उसका आपको लेबल्ड डायग्राम बनाना है और उसकी इनर मोस्ट वॉल लेयर का फंक्शन लिखना है। डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट द एक्सपेरिमेंटल सेट अप दैट प्रूव्ड ऑपरेंट हेल्डेन हाइपोथेसिस। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन है 3 मार्क्स का, तो कभी भी ये गलती मत करना कि अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन और डायग्राम पूछे बस डायग्राम बता दिया। डायग्राम के साथ साथ आप कुछ उस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के बारे में लिख भी दें और पर्टिकुलरली आप उसको लेबल भी कर दें तो आपके मार्क्स पूरे मिलने के चांसेस वहाँ पर बन जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं, ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट शोइंग कंट्रास्टिंग कैरेक्टर फॉर फ्लावर पोजीशन वर क्रॉस ब्रीड। नाउ हमें यहाँ पर मेंशन करना है, अब देखिए क्या करना है, क्रॉस ब्रीड करवाना है। ओके, पी प्लांट को क्रॉस ब्रीड कराना है। उसके बाद जिनके कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं, सो जनरली कोई भी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर ले लो आप, उसके बाद उसको क्या करना है, आपको उसकी F1 जनरेशन लिखनी है, F2 जनरेशन लिखनी है जो आपने क्रॉसअप करवाया। उसके बाद कंप्यूट द रिलेटिव फ्रैक्शन ऑफ द वेरियस जीनोटाइप इन द F2 जनरेशन। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पर, आपको वो जो रेशियो लिखते हो ना आप 9:3:1 वाला, वैसे ही रेशियो आपका निकल के आएगा यहाँ पर, वो आपको। Your classmate complains of headache and cough. The doctor confirms that he is suffering from pneumonia and not common cold. On the basis of certain symptoms, list these symptoms. Mention any 2 precautions to be followed to prevent the spread of this disease. Now, आपको बताना है कि आपको डॉक्टर ने पहली बात तो इन्फॉर्म किया है कि आपके दोस्त को निमोनिया है, कॉमन कोल्ड नहीं, ठीक है। उसके सिम्टम्स के बेसिस पर आपको बताना है कि डॉक्टर ने क्या सिम्टम्स देखे होंगे, यानी कि सिंपल से वर्ड में थोड़ा ट्रिकी बना दिया है। सिंपल से वर्ड्स में निमोनिया के क्या सिम्टम्स होते हैं वो आपको लिखने हैं, और उसके बाद 2 प्रिकॉशंस बताने हैं कि हम इस डिजीज से बच सकें। ओके, नाउ 27th क्वेश्चन है, काउ डंग एंड वाटर इज मिक्सड विद दिस स्लरी इज फेड इनटू द बायोगैस प्लांट फॉर डाइजेशन ऑफ द माइक्रोब्स। नाउ द पर्सन परफॉर्मिंग द प्रोसेस शेयर्स दैट देयर इज नो नीड टू प्रोवाइड inoculum for it. Why? What is the role of microbes at the source? Under which condition will they be most active and effective? 3 क्वेश्चंस बन गए देखो इसके अंदर, और तीनों के 1-1 मार्क्स आपको अलॉट किए जाएंगे। कि काउ डंग और वाटर को मिक्स क्यों किया जाता है एट द टाइम ऑफ बायोगैस प्लांट, ताकि माइक्रोब्स डाइजेस्ट कर सकें। उसके बाद जो पर्सन परफॉर्म करता है इस प्रोसेस को वो कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं है इनोक्यूलम करने की, ऐसा क्यों कह रहा है वो, और उसके साथ साथ क्या रोल है यहाँ पर माइक्रोब्स का इस पर्टिकुलर सोर्स के लिए, और किस कंडीशन में ज़्यादा एक्टिव और ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं वो भी आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ पर्सन इज बॉर्न विद अ हेरिडेटरी डिजीज विद अ वीकेंड इम्यून सिस्टम। एक पर्सन जो है उसको डिजीज़ है जिसके अंदर उसका इम्यून सिस्टम जो है वो वीक है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम। एक एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से आपको एक टेक्निक बतानी है टू कंप्लीट क्योर ऑफ दिस डिजीज, इस डिजीज से वो बच सके। आइडेंटिफाई द डेफिशिएंट एंजाइम, कौन सा एंजाइम है जो यहाँ पर जनरली डेफिशिएंट में है, जो उसकी बॉडी के अंदर नहीं प्रेजेंट है, एब्सेंट है, और एक्सप्लेन करना है कि किस टेक्निक का यूज़ कर कर आप इस पर्टिकुलर डिजीज़ से अपने जो भी पर्सन है उसको जो है यहाँ पर ट्रीट कर सकते हो, क्योर कर सकते हो। 29 क्वेश्चन है, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम ऑफ एन एंजियोस्पर्म एंड लेबल एनी 4 पार्ट्स। देखिए 2 तरीके से क्वेश्चन आ गया, पहले था आपको डायरेक्टली बनाना ही था, लेकिन इसके अंदर क्या करना है आपको उसके 4 पार्ट, सिर्फ और सिर्फ कोई 4 पार्ट ही आपको यहाँ पर लेबल करने हैं। और फंक्शन तो आपको देखो अब आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि जो इनर मोस्ट लेयर है उसका फंक्शन कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है एंजियोस्पर्म के माइक्रोस्पोरेंजियम में। तो याद रखिएगा इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। 30th और लास्ट क्वेश्चन है कि आपको रीजन देना है, अ लिवरवोर्ट प्लांट इज अनेबल टू कंप्लीट इट्स लाइफ
साइकिल इन अ ड्राई एनवायरनमेंट। ड्राई एनवायरनमेंट के अंदर लिवरवोर्ट का जो प्लांट है वो अपनी लाइफ साइकिल क्यों नहीं कंप्लीट कर पाता है? नंबर ऑफ मेल गैमेट प्रोड्यूस्ड इन मच मोर देन द फीमेल गैमेट प्रोड्यूस। जो मेल गैमेट्स होते हैं वो ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस किए जाते हैं एज कम्पेयर टू द फीमेल गैमेट, क्योंकि मेल गैमेट को जो है आगे मूव करना है, मोटाइल है, उन्हें वहाँ पर आगे ट्रांसफ़र किया जाएगा चाहे पॉलिनेशन के थ्रू, तो सभी जो हैं फीमेल गैमेट तक नहीं पहुंच पाते हैं, कई का लॉस भी होता है। तो उस लॉस को ओवरकम करने के लिए यहाँ पर मेल गैमेट जो है वो ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस किए जाते हैं। ऑर्गेनिज्म एग्जिबिटिंग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन शो ग्रेट सिंक्रोनी बिटवीन द sexes and release a large number of gametes into surrounding medium। जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं ऑर्गेनिज्म, उनके अंदर जो सेक्सेस होते हैं यानी कि मेल एंड फीमेल, उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा सिंक्रोनाइजेशन होता है और वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में लार्ज नंबर में गैमेट्स को अपने सराउंडिंग मीडियम के अंदर छोड़ते हैं, ठीक है, रिलीज़ करते हैं। तो इस सभी के रीज़न क्या है? ठीक है, ये सभी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वाले ऐसी चीज़ क्यों करते हैं? अपने आप को प्रेडेटर से बचाने के लिए, अपने एग्स को। तो ये सभी इसके रीज़न हो सकते हैं। आप चाहें तो इन सभी के आंसर्स गूगल से देख सकते हो, सभी के आंसर्स आपको मिल जाएंगे, क्योंकि गूगल के पास हर किसी का आंसर होता है, तो आप वहाँ से जाके सर्च कर सकते हो। और फिर भी अगर आपको आंसर नहीं मिलते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, तो मैं कुछ ना कुछ करने की ट्राई करती हूँ, आपको आंसर्स प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। अदरवाइज बहुत ईजी सा है, आप जाकर सर्च करोगे, इतनी सी मेहनत कर लो यार, हार्डवर्क का टाइम है, थोड़ी सी हार्डवर्क कर लो। उसी के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी है, जो स्मार्ट वर्क आपकी तरफ से मैंने करवा दिया है आपको। ये सभी शॉर्ट क्वेश्चन है, जिनमें से अगर आप इन क्वेश्चंस को भी कर लोगे तो आपका अराउंड कितना 60 से 70% जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिजिक्स के भी मैंने 5 मार्क्स के क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं, आप उसको भी जाकर देखिए, आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा। सो गाइज विद दैट सेड, थैंक यू सो मच। लाइक करिए, वीडियो को सब्सक्राइब करिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक और लिंक गिवन है, उसको जाकर चेक करिए, दूसरे चैनल का लिंक है, उसको जाकर सब्सक्राइब करिए। ओके गाइज, विद दैट सेड, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।